तो आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा पिछले क्लास में पढ़े हुए सेक्शन को। आज करना क्या है हम लोगों को वो सुनना। रिमेंबर पहले कि लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा क्या था। रिया, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कई बात हो चुकी थी। सरफेस एरिया की बात कर चुके थे हम लोग, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर चुके थे, वगैरह वगैरह। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उत्कर्ष सुनो बात, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही है। रिएक्टेंट में से एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। दोनों आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाना चाहती है। प्रोडक्ट का नाम हमें नहीं पता, हम लोगों ने सिर्फ पी लिख दिया या प्रोडक्ट कह दिया। अब वो रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, या यदि स्लो है तो उसको फास्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, फास्ट है तो उसको स्लो करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग कुछ बात लास्ट क्लास कर चुके थे। लास्ट क्लास बातचीत कर चुके थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, समझ लो ये पूरा चैप्टर आज वाले फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा, बस यही समझ लो। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ लॉजिक्स चाहिए, कुछ एग्जाम्पल चाहिए, कुछ नाम चाहिए, कुछ थ्योरी चाहिए, जिसकी शुरुआत हम लोग आज के क्लास में करेंगे और तब वहाँ से स्लोली आगे जाएंगे। ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें से यदि थ्योरीज़ की बात करो तो सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स हैं जिससे क्लास 12th में, आपके बोर्ड्स में, आपके स्कूल लेवल में क्वेश्चंस आते हैं थ्योरीज़ में, और न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आसान, इजी, सिंपल, सरल, आसान, इस तरह का है। तो ज़रा देखो, हम लोग आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन। ये सारी बातचीत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कान खड़े रखना, दिमाग को जगा के रखना, जो बात सुनो उसे सिर्फ बाहर बाहर निकलने मत देना, बल्कि कोशिश रखना कि आप उसको दिमाग तक ले जाएं और उसका जो कंक्लूज़न है वो आप तक पहुँचे। ठीक है? तो यहाँ जितने बच्चे बैठे सब तैयार, जो ऑनलाइन अपने घरों में मौजूद हैं, रेडी सब लोग? यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत स्लोली। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप यही समझ लो कि हम लोग इसमें कुछ खास चीज़ पढ़ेंगे। रेट एक्सप्रेशन थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम थोड़ी देर बाद लिखेंगे हम लोग। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। एटीन 67 की बात है। 2 लोग थे, गुलबर्ग एंड वैग, ये 2 लोग थे। बाहर के लोग हैं, इनके नाम ऐसे होते हैं। अपने भारत का होता तो गुलबर्ग के जगह गुलबहार हो सकता था, है ना, कि गुलबहार साहब ने बताया, ऐसे जाने दीजिए। तो इन 1867 गुलबर्ग और वैग, इन्होंने एक बात बताई। बात क्या बताई थी? किसी भी रिएक्शन का रेट, सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो,
कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो हमारे पास कि कोई एक रिएक्टेंट ए है, इसका रिएक्शन बी के साथ हो रहा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ए के स्मॉल ए मोल्स हैं और बी के स्मॉल बी मोल्स हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि क्लास 11 में जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते वक्त टॉपिक आया था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब आप रिएक्शन बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन होता है, इधर 2 लगाया, इधर 3 लगाया, उधर 7/2 लगा दिया, तो वो जो कंपाउंड्स के साथ जो फिक्स्ड नंबर्स आते हैं बैलेंसिंग के दौरान, उन्हीं को तो उस वक्त हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा था। तो यदि कोई एक ऐसा रिएक्शन हो तो इन्होंने बताया था कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन रॉर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन इसके कोएफिशिएंट को यहाँ पावर में रेज करना था और ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको रखना था यहाँ पे पावर में। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए होल पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी होल पावर स्मॉल बी, ऐसी बात। और जब कभी कहीं से कोई प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है दैट इज के, साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए और बी हम तुम लिख रहे हैं, इसको तो क्लास 11 से ही जानते हैं, क्लास 11 से ही जानते हैं। और उस वक्त हम लोगों ने इसे पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। और एक टॉपिक था जिसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन कहते थे, लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टेटमेंट याद होगा क्लास 11 में जो पढ़ा था आपने, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास और कंसंट्रेशन। कहा था एक्टिव मास या कंसंट्रेशन का मतलब कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट, कितना ग्राम, कितना मिलीलीटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा। तो जितनी क्वांटिटी, जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आप ले रहे हो रिएक्शन के दौरान, उसी को तो कह रहे थे हम लोग कंसंट्रेशन। तो ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो उस वक्त बात आई थी क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसकी बात हुई थी। तब 1867 में गुल्डबर्ग और वैग ने ये चीज़ को रखा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी बात अच्छे से सुनते जाइएगा। इस कहानी को जितना खींचोगे उतना लंबा चला जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है, माइंड बस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि ये बात बताई गई थी। अब ज़रा सोचो, ये ए और बी जितने बड़े बड़े होंगे उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी। सुनना ज़रा अच्छे से बच्चों, अच्छे से। जब लॉ, अच्छा वो आधा बताया ना आपको, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सब कुछ छोड़कर सिर्फ इतनी बात करो कि यदि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा, यदि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा, यदि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा, तो सोचो ए और बी आप थोड़ा थोड़ा लेते हो तो रिएक्शन धीमा होना चाहिए। आपने क्वांटिटी कम ली है ए और बी की, आपने अमाउंट कम लिया है ए और बी का, आपने कंसंट्रेशन कम लिया है ए और बी का, रिएक्शन भी धीमा। और यदि ए और बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट। मैं इसको थोड़ा लॉजिकली
एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूँ कि आप किसी मॉल में चले गए हैं, किसी मेले में चले गए हैं और आपके जेब में सिर्फ 27 रुपीज़ है। 27 रुपीज़, जाना नहीं था, उधर से गुजर रहे थे और एक राउंड ज़रा अंदर चले गए, चाहे वो मेला है या फिर वो कोई मॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, कहीं भी हो। अब उस 27 रुपये को मेले में कैसे खर्च करेंगे आप? क्या वहाँ पे आप लार्ज साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे या वहाँ जाकर खड़े होंगे कि ये लार्ज साइज पिज़्ज़ा मुझे चाहिए तो कितने का आएगा? जब वो 600 रुपया बताते हैं तो तुम कहते हो कि मेरे पास 27 रुपया है, क्या 27 रुपया में दीजिएगा? कितनी मार पड़ेगी, आपका कॉम्प्लेक्सन बदल जाएगा, है ना, चांस ही नहीं बनता है। तो हम लोग दुकानें भी वैसी ढूंढेंगे, मूंगफली की दुकान ढूंढेंगे 27 रुपये में। आइसक्रीम छोटी वाली जो आती है ऑरेंज फ्लेवर 5 रुपीज़ की, हाँ हाँ वो भी आती है, मतलब हाँ ठीक है। पानी पूरी खाओगी तो 20 के 3 आएंगे, फिर ख़त्म। उसके बाद वो पानी पूरी आँख से आंसू बनकर निकलेंगे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यदि पैसा कम है तो खर्च बड़ा सोच समझ के करते हैं हम लोग। ये खर्च वहाँ करें, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इतने ही तो पैसे हैं, इससे क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, ऐसा। लेकिन यदि पैसा बहुत ज़्यादा हो, है ना, रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो, आप कभी मोल भाव करते ही नहीं हैं। आप रेस्टोरेंट में जाए खाना खाने, कभी नहीं, आप मेन्यू में सिर्फ देखते हैं कि उसमें मेन कोर्स में क्या है, क्या प्राइस है, उस तरफ जाते ही नहीं है। इवन यदि वेटर खड़ा हो बता दे कि सर ये आपको चीप पड़ेगा, तो आप उन पर उखड़ जाते हैं कि प्राइस की बात क्यों करते हो, क्या समझ के रखे हो, क्या मेरे हुलिये को क्यों देख रहे हो, ये सब बहुत सारी बात नहीं कर देते हम लोग। तो ये सिचुएशंस आते हैं। तो जब पैसा ज़्यादा होता है तो रिएक्शन फास्ट, डिसीजन क्विक, क्या खरीदना है खरीद लो, ऐसे कर दिया, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये सिचुएशन चलता है। तो कंसंट्रेशन कम, रिएक्शन स्लो, कंसंट्रेशन ज़्यादा, रिएक्शन फास्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही तो मीनिंग होता है। तो ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होल पावर ए बी। बड़ा अच्छा लगा था सबको सुन करके। होली दिवाली ईद सा माहौल बन गया था जब इस बात का पता चला था तो। लेकिन जल्दी ही ये खुशी फुर हो गई। हाँ, जल्दी ही ये बात चेंज होने लगी। हुआ क्या, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम क्या आई जिसकी वजह से ये गलत हो गया, जिसकी वजह से हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन वाले इस इक्वेशन को छोड़कर रेट इक्वेशन के तरफ चल पड़े, जो हमें पढ़ना है, जो इस चैप्टर का बैकबोन है। आगे कुछ भी पढ़ोगे वो रेट इक्वेशन से जुड़ा हुआ होगा। तो खराबी क्या हो रही थी वो सुनो। ये सच था कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपने सपोज आपने 20 मोल्स किसी एक कंपाउंड का लिया है, 30 मोल्स दूसरे कंपाउंड का लिया है। अभी इनके कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्शन फास्ट है। अब एक एक पल, एक एक लम्हा जैसे बीत रहा था, वैसे वैसे इधर का जो 20 मोल था वो डिक्रीज होकर 19 बन गया, इधर का जो 30 था वो डिक्रीज होकर 27 बन गया। अब ये 19 और 27 के रिएक्ट करने का तरीका बदला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ए और बी के कंसंट्रेशंस चेंज होते गए, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस हम लोगों ने शुरू में देखा था उसमें वेरिएशन आने, इतने वेरिएशंस कि थ्योरेटिकली इनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। 150 साल पहले नहीं, आज भी पॉसिबल नहीं। कोई ऐसा मेथड नहीं बना थ्योरेटिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी कैलकुलेट करने का एग्जैक्ट तरीका दे दे। तो इस चीज़ को हम लोग सिर्फ एक तरीके से ही पता कर पाते हैं, और वो है बिल्कुल वो रिएक्शन हो रहा हो, आप मौजूद रहो पेन पेपर लेकर, और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को होता हुआ देखो, और जो जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है उसको आप नोट डाउन करते जाओ। ये भी एक टफ जॉब था।
तो ये जो चीज़ थी ये अपने आप में उस वक्त कुछ दिन तक बहुत अच्छी बात थी, उसके बाद ये भी रॉन्ग हो चुका, रॉन्ग हो गया, और इसको करेक्ट करने के लिए हमें मूव करना पड़ा रेट इक्वेशन की तरफ। एन इक्वेशन representing the variation in rate of a reaction with change in concentration of reactants, उसको हम लोगों ने कहा रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। ये एक बात आई। क्या आप सब मौजूद हैं या कहानी सुनकर चले गए वापस? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे सुनो। तो ये बात चल नहीं पाई, इसके लिए हम लोगों ने रास्ता बदला। और रास्ता क्या बदला था? रास्ता बदला था कि यही रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। जो लेना है कह दो, ए और बी के अलावे कुछ और। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, गौर से देखो, यहाँ गौर से देखो। ए और बी जिनको आपने कंसंट्रेशन के ऊपर पावर के तौर पे रेज किया है, वो नहीं ले रहे हम लोग, वो फेल हो गया था। हर पल इसमें अजीब तरीके की उलझन आ रही थी, एब्स्ट्रैक्ट हो गया था सारा कैलकुलेशन। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़कर न जाने कहाँ से अल्फा आया, पता नहीं कहाँ से बीटा आया। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे थे जो गुलबर्ग और वैग ने लिया था, वहाँ पे थे ए और बी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो यदि वो नहीं है तो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा और समझो। R इक्वल्स टू के concentration to the power alpha, concentration of A to the power alpha into concentration of B to the power, concentration of B to the power beta। ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन दिख रहा है हमें, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं क्या हम लोग? रेट एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करेगा। ठीक, इसमें इस के को क्या कहते हैं हम लोग? या तो कहते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी। उसके पहले इस बात के बारे में हमें पहले से मालूम है। कौन सी एक बात पहले से पता है, जरा वो देखें। वो बात ये वाली कि यदि हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बातें हो रही हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया आपने, टाइम किस में? सेकंड में। और वाई एक्सिस पे दिखाया हम लोगों ने कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन वो भी किस में? मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। तो याद करो, लास्ट क्लास में ग्राफ पढ़ा था इसका, जिसमें बात आई थी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज द टाइम पासेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। और ग्राफ दोनों का कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था ग्राफ, ऐसे दिखाया था हम लोगों ने। ये किसके लिए था? प्रोडक्ट के लिए। कि वक्त के साथ साथ पहले प्रोडक्ट जीरो था, फिर वक्त बीतता चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक वक्त आता है जब ये सैचुरेशन स्टेज पे आता है।
दूसरा एक और हम लोगों ने इसमें ट्रेस किया था कि यदि रिएक्टेंट है तो पहले काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंट था और ये डिक्रीज होते 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए रिएक्टेंट्स की बात यहाँ पे ऐसे आ रही थी। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, दोनों के ग्राफ अलग अलग बनाए थे, यहाँ एक ही ग्राफ में दोनों को दिखा दिया, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आज जो सीखना था वो एक्चुअली ये था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब इस पर लंबे नोटिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बात को थोड़ा और समझो। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये तो देख चुके हैं हम लोग। अब जरा और सुनना, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की बात हो चुकी है थोड़ी सी। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, क्लास के शुरुआत में, कि ये इतनी टेढ़ी बात है कि सेमेस्टर्स वालों को जब पढ़ाया जाता है ना, मतलब 12th पास आउट होने के बाद बीटेक और बीएससी वालों के सिलेबस में जब इसकी थ्योरी आती है तो वो और ज़्यादा उलझा हुआ होता है। तो आपको इसलिए इसका डायरेक्ट मेन फंक्शन पढ़ने को कहा गया है, तो आप बस उसका ध्यान रखिएगा। ए और बी जो पहले था उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है और उसके बाद लिया जा रहा है अल्फ़ा और बीटा। इस अल्फ़ा बीटा को हम लोग जानेंगे। फिर आएगा डिग्री एंड मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, उसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा एक और चीज़ देखो, इफ़, अच्छा छोड़ो, एक काम करो बच्चों, एक काम करो, आप पहले यहाँ तक के चीज़ों को नोट कर लो, करते हैं बातचीत। पहले हेडिंग दे दो आप, हेडिंग तो यही देना था, ग्राफ इसके नीचे रखना है ना, ग्राफ नीचे रखना, हेडिंग ऊपर रखो। ऐसा कर तो दिया, लेकिन क्या ये ग्राफ ऊपर जाएगा? ठीक है, हाँ ग्राफ यहाँ लाके कर सकता था मैं। ठीक है, आप हेडिंग देकर नोट करते रहो, मैं ये बदलाव कर देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। इसको यहाँ रख दिया है और इस हेडिंग को यहाँ। कर लीजिए नोट, पहले जो कुछ है इसे अच्छे से नोट कीजिए, लिखना। फिर यदि नोट हो चुका हो तो ये जो आप रेट इक्वेशन कह रहे हैं, रेट एक्सप्रेशन कह रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन को रेट लॉ भी कहते हैं, रेट लॉ भी कहते हैं। तो आप ऐसा करो, इस चीज को एक हेडिंग जैसा अपीयरेंस देकर, एक टॉपिक जैसा अपीयरेंस दे करके इसको हम लोग जरा डिफाइन करते हैं। ये रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ ऐसा लिख दीजिए और लिखना, डिफाइन करना, जरा इसको डिफाइन करना। The equation 2 is known as, equation 2 not 1, वो तो wrong हो गया था। The equation 2 is known as the rate expression or
रेट लॉ, रेट लॉ, फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखना, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ, पैरा चेंज करके लिखना वॉट एवर, पैरा चेंज करके लिखना 10 रेट लॉ, 10 रेट लॉ may be defined as the expression which expresses the expression which expresses the effect of change in concentration, effect of change in concentration of reactants ठीक है, क्या लिखा? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसके रेट पर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के चेंज होने का जो भी इफेक्ट पड़ता है उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने वाले एक्सप्रेशन को रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन या इसी को रेट लॉ कह जाते हैं हम लोग। और इस कांस्टेंट को तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल ही चुके हैं। अच्छा, फिर यहाँ मैं कुछ लिख रहा था, कहा था आप ठहर जाओ, इसके बाद यहाँ तक नोट कर लो, तब आगे चलते हैं। अब जरा सुनना, नाउ चूंकि हमें ये पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या मैं बार बार बीटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर क्या, बीटा। यही तो था रेट लॉ एक्सप्रेशन। मेरी बात सुनो, या तो इसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन कहना या सिर्फ रेट एक्सप्रेशन कहना या रेट इक्वेशन कहना, ठीक है। तो जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर पहले लिखा। अब हम लोग चाहते हैं इस k को डिफाइन करना, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं। एक छोटा सा चेंज करो पहले यहाँ पे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इक्वल्स टू आप ले लेते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B, और दोनों का वैल्यू कितना ले लिया आपने, यूनिटी। कई बार ऐसा करते आए हैं हम लोग फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में, दोनों को यदि 1 यूनिट ले लेते हैं हम लोग, तो यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है R, ये कैसा दिखेगा, k टाइम्स 1 टू द पावर अल्फा इंटू 1 टू द पावर क्या, बीटा। This implies that R equals to k times 1 into 1, 1 to the power anything 1 ही रह जाता है, मतलब आप R equals to k लिख सकते हो या फिर k equals to क्या लिख सकते हो, R। यदि इस k को वेलोसिटी कांस्टेंट कहा है या इस k को रेट कांस्टेंट कहा है तो इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा है। आप कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट और कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन को ही कहते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब का कंसंट्रेशन आपको कितना लेना होगा, यूनिटी 1। तो आप इसको डिफाइन तो कर ही सकते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रेट एक्सप्रेशन में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन टेकन अंडर कंसिडरेशन व्हेन the concentration of all the reactants are supposed to be equals to unity, ऐसा कुछ लिख सकते हैं।
क्या हम लोग इस के को डिफाइन कर पाएंगे इसके बाद? पहले आप इसको कर लो नोट, फिर के को करते हैं डिफाइन। जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. ठीक है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन when the concentration of each reactant is taken as unity, when the concentration of each reactant is taken as unity। वही बात तो कर दी कि रेट कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को ही कहते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप सारे रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को कितना ले लो, 1। ठीक है, तो अच्छा अब एक और चीज। हाँ सर टेकन के बाद बोली सर। किसके बाद? टेकन एज यूनिटी, सही पूछा। टेकन एज यूनिटी या 1 यूनिट वगैरह। चलो अब एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठहरो 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 ठहरो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बाद में, पहले इसको तो देखो एक बार। रुक जाइए बच्चों, यदि आप इक्वेशन 1 की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। आप ऐसा करो, के का यूनिट निकाल लो पहले, जरूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें के यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो यदि के हमें पता करना है तो के इक्वल्स टू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। पावर अल्फा बीटा है तो क्या ही कर लेगा, कुछ भी नहीं। अब यदि इन सब के यूनिट्स आप पुट कर दो तो सॉल्व होकर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, के का यूनिट। तो क्या क्या रख सकेंगे, कौन बताएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट यहाँ पे के होगा, के ही तो है। Per liter per second. हाँ फिर से तनु, फिर से बताओ। Sir, mole per liter per second. मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हम लोगों ने कब पढ़ा था? अभी बीते क्लास में, जब हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे थे। क्या होता है नौशीन, रेट ऑफ रिएक्शन? वेरी गुड। शिवम आप बताइए, खड़े हो जाओ। रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, बढ़िया, बैठिए, सही बोला। अरे द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, यही तो पढ़ा था। अच्छा खुशी ध्यान दीजिएगा, तो यदि हमें के का यूनिट चाहिए तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ बी ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर कैंसिल करवा दो, तो ये मोल ऊपर गया, पर मोल, लीटर ऊपर गया, तो इसका माइनस खत्म और ये रह गया पर सेकेंड। लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ के। जब हम लोग प्रॉब्लम्स में जाएंगे तो इसकी बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, तब उस चीज की बात करेंगे जो अभी हेडिंग दे रहे थे हम लोग। तनुश्रेया, माहिरू, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो बढ़िया। रिया आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. ओके
आप नोट कर रही होंगी। अमित, अनु, बबीता, जुगेश, कृति। यस सर। कृति से याद आया, लो जी, कौन, कोई भी लो। डन। ओके, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो उस वक्त इसका यूज़ करना ही पड़ेगा, रेट कांस्टेंट वगैरह का। ठीक है, चले स्वर्ण आगे। सबका हो गया नोट? नहीं, पीयूष का नहीं हुआ है, उत्कर्ष का नहीं हुआ है, ईशांत का बाकी है, बाकी सारे बच्चों का हो गया। ठीक है, चलो। आपसे कह रहा था कि ये हेडिंग दे दो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर उस तरफ जाएंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन देख लो। ठीक है, सुनना जरा। द सम ऑफ पावर्स ऑफ the concentration terms in a rate expression is called the order of the reaction. नहीं, कुछ ऐसे समझो, यदि हमारे पास एक रेट एक्सप्रेशन है R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर बीटा, ये रेट इक्वेशन है, ये रेट एक्सप्रेशन है ऐसा। और आप चाहते हो कि रेट एक्सप्रेशन जिस किसी रिएक्शन से आया हो आप उसका ऑर्डर बताना चाहते हैं, तो करना कुछ नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा अल्फा प्लस बीटा। रेट एक्सप्रेशन हमारा ये रहा, R इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर बीटा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आपको जो रेट एक्सप्रेशन मिला है उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो भी पार्स होंगे उन पार का सम कर दो, तो सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग कह देंगे उस रिएक्शन का ऑर्डर जिससे हमें ये रेट एक्सप्रेशन मिला है। ठीक है, सपोज आपको ऐसा मिल जाता, सपोज R इक्वल्स टू लिखा मिलता के कंसंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y और इसका पावर 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता 2 + 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसा। तो बस इसको नोट कर लो। आपसे कहा था कि आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, बताया था आपको क्लास के शुरुआत में। कुछ ऐसी वजह है कि हम लोगों को ये क्लास अभी रोकनी होगी, इसको आप नोट कर लो पहले।